Hello everyone, can you hear me? Sir. Yes, हेलो, sir. आवाज क्लियर है? Yes, sir. हाँ, कहाँ तक हुआ था? हम लोग कहाँ तक कर रहे थे बताइए साइंटिस्ट लोग? Molar depression constant अच्छा, हाँ, तो हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चंस कर रहे थे नहीं? उसमें लास्ट न्यूमेरिकल शायद क्या था बताइए, लास्ट न्यूमेरिकल की लैंग्वेज क्या थी? So fluoroethanoic acid dissolved in 500 gram of water. हाँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना था शायद नहीं? जी सर। हाँ, समझ गया। चलिए, यही लास्ट लैंग्वेज है। चलिए, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट पर क्वेश्चन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, 0.6 ml of acetic acid has density 1.06 gram per ml. If acetic acid dissolve in 1 liter of water, then depression in freezing point is 0.0205 degrees Celsius. Calculate the dissociation constant of acid. ये एनसीईआरटी के इंटेक्स का क्वेश्चन है। देखिए कितना इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, इसलिए प्लीज आप नोट्स के अलावा एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लेंगे। सुनने सारे लोग 0.6 ml of acetic acid has density 1.06 gram per ml. Acetic acid dissolved in 1 liter of water, then depression in freezing point is this. Clear है? पहला काम क्या करेंगे जल्दी बताइए सारे लोग। पहला काम कि ए का फॉर्मूला क्या होता है? पिछले क्लास में बताया था कि ए का फॉर्मूला क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट C alpha square by 1 minus alpha. वेरी गुड। तो सबसे पहले हम आई निकालेंगे, हाँ या ना? तो देखिए Yes sir. इस क्वेश्चन में क्या है, पहला लाइन पढ़े बस। प्रीवियस क्वेश्चन यानी पिछले क्लास के क्वेश्चन, इसमें सिर्फ एक लाइन का फर्क है। तो देखिए वॉल्यूम और डेंसिटी देखकर आपको कंफ्यूज करेगा। ये वॉल्यूम किसका? एसिटिक एसिड का, और डेंसिटी भी है, और ये आपके पास एसिड भी है, डेंसिटी भी एसिटिक एसिड का है। तो हमें मास ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ नहीं था। तो मास ऑफ एसिटिक एसिड जो हो जाएगा वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा 0.6 इंटू 1.06, 0.606 ग्राम पर ml हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना। इस लैंग्वेज स्टूडेंट को टफ लग सकती है बस। पिछले क्वेश्चन में 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोइथेनोइक एसिड दिया था, यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली ना देकर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी दे दिया। अब आपके पास डेल्टा टी एफ। शिप्रा झा, पिछला लेक्चर देख लिया था ना आपने? हाँ सर। कोई डाउट तो नहीं रहता है ना? डाउट रहेगा तो बताइएगा, मेरा नंबर है ना आपके पास, कभी भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। 0.0205 डिग्री सेल्सियस। आई कितना है निकालना है? के 1.86
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो 0.636, मोलर मास 60। अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, सब लोग देख के बताइए। मास ऑफ सॉल्वेंट कोई भी बताए, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया ये? अच्छा ये बताएंगे, अनुष्का बहुत ही तेज स्टूडेंट है, बताइए अनुष्का। अनुष्का मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ साइंटिस्ट? मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? अनुष्का है क्या? अच्छा, इंसिया, अनुष्का कैन यू हियर मी? अरे आवाज नहीं आ रही मेरी सबको? आ रही है सर। अच्छा चलिए, बेचारी को आवाज नहीं आ रही है, चलिए इंसिया भी बताएंगे, बहुत ही रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट है। मास ऑफ सॉल्वेंट बताइए कितना, जल्दी बताइए। सर 1 लीटर। 1 लीटर, मास की यूनिट केजी होती है। यस सर। हाँ 1000 से। हाँ, तो हम क्या करेंगे, वाटर की डेंसिटी 1, तो जितना वाटर का मास होगा उतना ही वॉल्यूम होगा, तो 1 लीटर का मतलब 1 केजी है, समझ रहे ना? मास ऑफ वाटर जो है ना, हाँ वाटर की डेंसिटी 1 होती है ना, जितना वाटर का मास होता है उतना ही वॉल्यूम होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे कुछ तो बोलिए सारे लोग। अच्छा अब देखिए, तो यहाँ से आई निकल जाएगा, 60 इंटू 0.0205 डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू 0.636। चलिए लिखिए, ये आपका आई। पिछला स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने, बताइए पिछला लिख लिया था? Yes, sir. ठीक ठीक, चलिए अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे एक क्वेश्चन के बाद। जुवेरिया आपको आ रहा है? जुवेरिया आपको आ रहा है? देखिए आई 1.0, सॉरी आई जो आपका आ गया 1.03, ये आपके पास आई है। अनुष्का मेरी आवाज आ रही है? मैसेज के जरिए जवाब दीजिए अगर आपको नहीं आ रही है तो, या बोल नहीं पा रही है। ठीक है, अब देखिए, आप बताइए सारे लोग बताइए, एसिटिक एसिड में कितने पार्टिकल्स होंगे? 1 की 2 की 3? एसिटिक एसिड में हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स? सर 2। एक नेगेटिव एक प्लस। अब हम डायरेक्ट कर देते हैं, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, तो सिखाया ही था सबको 1.03 2 माइनस 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 0.03। चलिए लिखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालिए। डन सर। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए, मेरा नेट बहुत स्लो हो गया है। अच्छा बस चलिए लिखिए। सैटरडे ऑलमोस्ट लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, जल्दी कीजिए। डन सर। हाँ अनुष्का ये भी हो गया, पहला स्लाइड लिख लिया था अनुष्का, यस स्क्रीनशॉट सर ले हो ली? गया। हाँ ये देखिए, ये हो गया। हाँ अनुष्का साइंटिस्ट हो गया ये। यस सर। हाँ आप बताइए, आप सारे लोग सुने, आई की वजह के बाद कंसंट्रेशन निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम 0.636, मोलर मास 60, वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है। चलिए लिखना शुरू करें। तो देखिए केक निकालने के लिए हम क्या क्या ये करेंगे आपको मालूम होना चाहिए। ये आपके पास 0.01 आएगा, तो Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, ऑलमोस्ट C अल्फा स्क्वायर लिख दीजिए, अल्फा बहुत ही कम है, देख लीजिए अल्फा बहुत ही कम है,
तो ना भी कीजिएगा तो आपको आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो C 0.01, अल्फा 0.3 का होल स्क्वायर, तो हमारे ख्याल से 9 × 10⁻⁻6 आएगा। और 1 माइनस अल्फा करके भी गिरेगा तो इसी के आगे पीछे कुछ आएगा। ठीक है, चलो एक हम Yes, sir. तो समझ में आ गया। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। तो देखिए हम लोग उस वक्त से प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यूमेरिकल की कि आपको पूरा टारगेट हो इस पर। बहुत ही अच्छा, यही समझिए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के भी क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। अब नेक्स्ट क्लास मत छोड़िएगा, सारे लोग सुन लें। नेक्स्ट क्लास हैप्पी एंडिंग है, इस चैप्टर की हैप्पी एंडिंग होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन है, द डेल्टा TF ऑफ 0. बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। 0.m, स्मॉल m का मतलब समझ गए होंगे, मोलालिटी है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KX FeCN6 is 7.5 × 10⁻⁻3. Calculate the value of X if it is 100% dissociated। पहले आप कोशिश कीजिए, आपको मैं 60 सेकंड का टाइम देता हूं, उसके बाद नया टॉपिक शुरू करूंगा। खैर, वाटर है तो KF जो लीजिएगा वो फॉर वाटर वही लीजिएगा 1.86। चलिए आपने सर कोशिश किया। इसमें हाँ, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M करेंगे और वहां से I निकाल लेंगे। हाँ बहुत अच्छा, पहला काम यही करेंगे। वेरी गुड, आपका कंसेप्ट सही है, सब लोग यही करेंगे। पहला काम I निकालेंगे। गुड, आपको ये 7.5 10⁻⁻3 दिया हुआ है। I निकाल लीजिए, 1.86 है, ये भी 10⁻⁻। मैंने कहा ना छोटा क्वेश्चन है, ये कैंसिल हो गया। तो आप बताइए I कितना आ रहा है, ये आप लोग गवाही दीजिए कितना आ रहा है। ये कितना आया बताइए आपके पास। बोलिए बोलिए। कोई बोल ही नहीं रहा है, कैलकुलेट तो कर लो कितना आ रहा है। हेलो Excuse me, sir. So 4. 4 आ रहा है। अच्छा बताओ, I इज इक्वल टू जब 4 आया, इससे ये साबित हुआ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी 4 होगा। 100% जब होता है तो I उसी के Yes, बराबर sir. होता है। और जब 4 होगा तो ये एक पार्टिकल हुआ तो ये X इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। हाँ या यस ना? सर, यस सर। ये आसान क्वेश्चन था और सोचने वाला था। फिर से सुनिए, मैंने आप सबको पहले दिन में नहीं समझाया था। अनुष्का आपको मालूम है K4 एफिशिएंसी, पहले बताइए हाउ मेनी पार्टिकल, बताया था ना, ये एक पार्टिकल है और ये 4 पार्टिकल है, सबको मालूम था कि नहीं? 5। हेलो एवरीवन। अब जब यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 दिया हुआ है, इसका मतलब ये 1 है, तो ये जो X है वो 3 रहा होगा ना। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Did you understand everyone?
चलिए, ये न्यूमेरिकल Sir. सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? जल्दी बताइए, अपने आप टॉपिक शुरू कर रहा हूँ लास्ट। Yes. लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब सारे लोग यहाँ से समझिए, नया टर्म आ रहा है। पहला टॉपिक डालिए, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बायो के स्टूडेंट हैं। सबसे पहले शिप्रा झा, बहुत ही तेज स्टूडेंट है। शिप्रा झा, क्या ऑस्मोसिस का नाम सुना है आपने? Yes, sir. हाँ, जो भी आता है, नहीं भी आया कोई बात नहीं है, गलत बताइए। गलत बताने का मतलब ही है कि आपकी सेल्फ स्टडी है, गलत ही से लोग सीखते हैं। चलिए बताइए, यहाँ ऑस्मोसिस क्या होता है शिप्रा? आप अपने लैंग्वेज में बताइए। यस, वेरी गुड। अच्छा, अनुष्का, कैन यू हेयर मी? Sir, ये movement of solvent across higher concentration to lower में होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे। ये भी तुम्हारा भी बायो है? क्या नाम है? अच्छा, हाँ, साद नासिर, तुम्हारा भी बायो है ना? Sir. अब बताइए, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस होता है जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन कोई भी सॉल्वेंट ट्रैवल करता है किसी मतलब लेयर के थ्रू या किसी चीज। हाँ, 3 लेयर के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, नहीं? हाँ, चलिए खैर, चलिए ओके ओके। चलिए, पहला पॉइंट डालिए। ऑस्मोसिस में और से सुनिएगा, लिखिएगा नहीं। सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है। चलिए, मैं 2 डायग्राम आपको समझाता हूँ, लिखना नहीं है, अभी रुक जाइए। आपके पास ये कंटेनर है और हमने ये बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाया। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैं डिफिनेशन लिखवाऊंगा, पहले मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होता है जो सिर्फ सॉल्वेंट ही को पास होने देता है। उसमें ऐसे छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, सॉल्यूट की साइज इतनी बड़ी होती है इसमें कि वो सिर्फ सॉल्वेंट को ही पास होने देगा, सिर्फ सॉल्वेंट को ही पास होने देगा, सॉल्यूट को पास होने नहीं देता। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। समझ में आया? एक होता है सिंपल मेम्ब्रेन, जैसे उस दिन हम लोगों ने नहीं पढ़ा था सिंपल डिस्टिलेशन, और एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसी तरह एक होता है सिंपल मेम्ब्रेन होता है और एक होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन व्हिच कैन अलाउ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू देम। अरे बोलिए ना, ये नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। नेचुरल कैसे है? बहुत सारे डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए इसमें 2 सॉल्यूशन है आपके पास, 2 सॉल्यूशन। एक है सॉल्यूशन 1 जिसकी कंसंट्रेशन है C1 और ये है सॉल्यूशन 2 जिसकी कंसंट्रेशन है C2 और हमने माना C1 ग्रेटर देन C2 है। अच्छा, C1 ग्रेटर देन C2 का मतलब क्या हुआ कि आप खुद दिमाग लगाइए। C1 ग्रेटर देन C2 का मतलब ये हुआ कि इस सॉल्यूशन में मोर सॉल्वेंट होगा कि C2 में मोर सॉल्वेंट होगा? दोनों के कंपैरिजन में किसमें मोर सॉल्वेंट होगा? जल्दी बताइए आप सारे लोग। C2। सारे लोग बताइए, C2 C2 में हो? C2, वेरी गुड। ये सुनिए अच्छे से, मोर कंसंट्रेटेड का मतलब होता है सॉल्यूट ज्यादा। सॉल्यूट तो दोनों में ज्यादा है अपने अपने रेस्पेक्ट में, लेकिन चूंकि ये मोर कंसंट्रेटेड है C1 तो इसमें थोड़ा सॉल्वेंट कम होगा इसके रेस्पेक्ट में। ये रेस्पेक्ट की बात हो रही तो यहाँ मोर सॉल्वेंट है। बस याद रखिए, जब भी सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी तो वो अपने हायर अमाउंट से लोअर में जाएगा। तो सॉल्वेंट का अमाउंट जहां ज्यादा होता है उसको लेस कंसंट्रेटेड कहते हैं। ये स्टूडेंट जल्दी में बोल देते हैं मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कर। दिस डेफिनेशन इज रॉन्ग। सॉल्वेंट वहीं से मूव करेगा जहां उसका अमाउंट ज्यादा हो, और सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा को हम कहते हैं लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. यहाँ या ना? अगर मान लीजिए अगर ऑस्मोसिस में सॉल्यूट का मूवमेंट होता तो हम बोलते सॉल्यूट वहीं से जाएगा जहां उसका अमाउंट ज्यादा हो, और सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होने का मतलब होता है हाई कंसंट्रेटेड। यहाँ पहले आपको माइंड क्लियर करना है कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है, पहले इस बात पर ध्यान देना है। ये नहीं हर चीज हायर से लोअर जाती है, लेकिन हायर लोअर किसके फॉर्म में? हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, कहीं पर हायर हाइट से लोअर हाइट जाता है, कहीं पर लोअर से हायर हाइट जाता है। तो ये सब आपको ध्यान देना है। हायर लोअर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हायर अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट से ही मूव करेगा, और जहां सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है उसको कंसंट्रेशन के फॉर्म में डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं।
Did you understand everyone? जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। सर अभी जो आपने लास्ट लाइन बोली कि मोर सॉल्वेंट होगा तो कंसंट्रेशन कैसा होगा, वो एक बार वापस बता दीजिए। हाँ हाँ फिर ठीक। हमने कहा मोर सॉल्वेंट, जैसे देखिए आप जानते, अच्छा बताइए डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, इसमें सॉल्वेंट का अमाउंट बताइए किसमें ज्यादा है सॉल्वेंट, डाइल्यूट में ज्यादा है कि कॉन्सेंट्रेटेड में ज्यादा है? तो डाइल्यूट में। हाँ शिप्रा समझ रही हैं आप? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है मोर सॉल्यूट डिसॉल्व, समझ गई? हाँ सर। हाँ, जब भी आपको बोला जाए मोर सॉल्वेंट का मतलब लेस कंसंट्रेटेड, समझा? मोर सॉल्वेंट का मतलब क्या बोलेंगे, फिर से बोलिए, लेस कंसंट्रेटेड, ठीक है? इसलिए कहना है द मूवमेंट, हाँ द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द हायर, या फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ऑस्मोसिस में चलिए पहला डॉट डालिए, द और इसमें कहेंगे द नेट, सुनिए एक मिनट, और मूवमेंट दोनों तरफ से हो रही होगी। एक बात ये भी याद रखें, अगर कोई पूछे मूवमेंट दोनों, तो चूंकि सॉल्वेंट तो दोनों में है, इसलिए केमिस्ट्री कहता है अगर C1 से 5 मॉलिक्यूल गया होगा, C2 से ज्यादा मॉलिक्यूल जाएगा, तो ये एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, इसलिए इसकी हाइट बढ़ जाएगी, जाएगा दोनों से, इसलिए कहते हैं द नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, द नेट मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट। बोलने को तो बोल सकते हैं द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, ये भी सही डिफिनेशन है, लेकिन अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन करे, मूवमेंट तो दोनों, सॉल्वेंट इसमें भी है सॉल्वेंट इसमें भी है, दोनों तरफ मूवमेंट हो रहा होगा। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थोड़ी ना किसी के सॉल्वेंट को पास होने देगा, इसके भी सॉल्वेंट को पास होने देगा। फर्क ये है कि इसमें से 5 मॉलिक्यूल जा रहा होगा तो इसमें से 10 मॉलिक्यूल जा रहा होगा, तो नेट मूवमेंट तो C1 ही की तो हाइट बढ़ेगी, हाँ या ना बताइए सारे लोग। हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ ये बात जान लीजिए, सॉल्वेंट दोनों तरफ से मूव, सेमी परमेबल का मतलब ही होता है सॉल्वेंट को पास होने देना, इधर से भी सॉल्वेंट जा रहा होगा, इधर से भी सॉल्वेंट जा रहा होगा, नेट जो है वो C2 से ज्यादा जा रहा होगा, इसलिए कहा जाता है, जो डिफिनेशन आपको बोला गया, देखिए द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के ब्रैकेट में लो कंसंट्रेशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब हाई कंसंट्रेशन। थोड़ो यहाँ पर जगह खाली, मैं आगे पूरा फुल फॉर्म लिख दूंगा, SPM इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो जो नेट मूवमेंट है ना, यस सर डॉन। ये लिखिए। अब इसकी दो डिफिनेशन मैं लिख देता हूँ, ऐसी डिफिनेशन भी लिखा देता हूँ कि आपको कोई जरूरी नहीं कि हमेशा दो कॉन्सेप्ट, ये डायग्राम बना लीजिए, दो, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा दो सॉल्यूशन आपको ये रहेगा, सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पहले लिखिए इसको। शिप्रा झा समझ में आया कंसेप्ट कि नहीं आया, ये पहले बताइए आप सब लोग। यस सर। हाँ, सॉल्वेंट की मूवमेंट, सॉल्वेंट की मूवमेंट वहीं से होगी जहां उसका अमाउंट ज्यादा हो, और जहां उसका अमाउंट ज्यादा हो उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं या लो कंसंट्रेशन कहते हैं। ये नहीं कह देना है कि मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम हायर, तो डिफिनेशन ही गलत हो जाएगी। सॉल्वेंट जहां ज्यादा है वहीं से मूव करेगा, ज्यादा सॉल्वेंट को हम लो कंसंट्रेशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। क्या चलिए ये स्क्रीन कंप्लीट हो गया, बताइए ये स्लाइड कंप्लीट हो गया सबका, हाँ या ना? यस सर। सर इसमें ड्रॉ करना है। अच्छा ड्रॉ कर लीजिए।
डन सर। अब आइए, इसको हम ऐसे भी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि अगर आप लोअर और हायर में कभी भी डाउट हो, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा, तो ये देखिए फिर दूसरी डिफिनेशन मेरे साथ साथ बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है, समझ रहे हैं ना आप। तो ये मैं अल्टरनेटिव बना के दिखा रहा हूँ, मेरे साथ साथ बनाइए। ये SPM है, इसमें इस तरह के छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो सिर्फ सॉल्वेंट को ही पास होने देते हैं, इस तरह का बनाया ही जाता है। सही फिर से बनाना है। हाँ, मैं दूसरी डिफिनेशन लिख रहा हूँ आपको, दूसरी डिफिनेशन है, इसकी डिफिनेशन अलग है। देखिए क्या है, क्यों है, मेरे साथ साथ बनाइए। प्योर सॉल्वेंट है, अब दो सॉल्यूशन नहीं है, एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूशन है। समझ में आया? आप दोनों में फर्क आया डिफिनेशन में? वहां दोनों क्या था, जल्दी बोलिए, दोनों क्या था? अरे बोलिए ना, दोनों क्या था? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। हाँ, यहाँ क्या लिखा मैंने, बोलिए बोलिए। सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और तो इसमें तो एकदम आसान डेफिनेशन, अपने से बोल दीजिए, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। आया समझ? जहां सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है, प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन थोरो SPM। अगर दो सॉल्यूशन से सेपरेटेड है तो लोअर कंसंट्रेशन से हाई है, लेकिन अगर एक सॉल्यूशन है एक सॉल्वेंट है तो एकदम आसान डेफिनेशन है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन। डिड यू अंडरस्टैंड शिप्रा, अनुष्का, इंसिया, जुवेरिया, सबको समझ में आया? यस सर। यस, लिखिए। तो यही है, दोनों डिफिनेशन मालूम होना चाहिए। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पर मैं इस तरह भी बना देता हूं आपको, नेट मूवमेंट हुआ ये, इसलिए इसकी हाइट बढ़ेगी। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट। इस डिफिनेशन से क्या होगा, क्या कंसंट्रेशन के डाउट से कौन, ऐसे तो कंसेप्ट से मैंने समझाया है, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, थोरो सेमी परमियाबिल मेम्ब्रेन, इसी को SPM कहते हैं। ये नहीं लिखेगा तो गलत डेफिनेशन हो जाएगी, SPM लिखना जरूरी है। इस कॉल्ड ऑस्मोसिस, ये हुआ ऑस्मोसिस। यस सर, डन। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। आगे बढ़ें, पॉइंट वाइज लिखते, सारे लोग लिख लीजिए। डन सर। थैंक यू। पॉइंट वाइज लिखिए, मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए। द मेम्ब्रेन which can allow only solvent molecule but not solute particle pass through them. Small SP. अच्छा बताइए, ऑस्मोसिस का मेन प्रिंसिपल क्या है, जल्दी बताइए। ऑस्मोसिस कब तक होता रहेगा, जब तक हायर कंसंट्रेशन टू लो। अरे कंसंट्रेशन तो दोनों इक्वल ना हो जाए। हाँ, ये कहिए, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस उस वक्त तक होता रहता है जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ओके, पहले लिखें। अब सुनिए, पहले लिख लिया सारे लोग, अब मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, सुनिए सारे लोग, हाँ या ना। लिख लिया, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। सुनिए, यस सर। कोई भी पूछो ऑस्मोसिस कब तक होता रहता है, तो बोला जाता है दोनों, जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ये वाले, अच्छा बताइए, क्या यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात होगी? यहाँ तो कंसंट्रेशन की बात होगी। क्या सॉल्वेंट में सॉल्यूट है यहाँ पर, कि सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है? ये जल्दी बोलिए, प्योर सॉल्वेंट है कि इसमें सॉल्यूट भी है? जल्दी बोलिए। प्योर सॉल्वेंट है ना ये, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात नहीं होगी।
कंसंट्रेशन की बात केमिस्ट्री में वही होती है जहां थोड़ा बहुत भी सॉल्यूट प्रेजेंट हो। तो जो लोग कहते हैं कि ऑस्मोसिस उस वक्त तक होगा जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, वो यहाँ तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ तो कंसंट्रेशन सिर्फ एक की है। क्या यहाँ कंसंट्रेशन की बात होगी लेफ्ट साइड में? बोलिए हाँ या ना। ठीक, तो ठीक है, वो भी सही है, कंसंट्रेशन का सेम होना बायो के लिहाज से सही है। आप वो भी केमिस्ट्री में भी है, लेकिन आप ऐसा पॉइंट बनाइए कि जो दोनों के लिए वैलिड हो। जब दो सॉल्यूशन हो तभी भी वैलिड हो, जब एक सॉल्यूशन और एक सॉल्वेंट हो। तो कहना है द मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस इज प्रेशर डिफरेंस। सॉल्वेंट वहीं से मूव करता है हायर वेपर प्रेशर टू लोअर। देख लीजिए, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, और से सुना। इसी से ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा देखिए, प्योर सॉल्वेंट है, वेपर प्रेशर पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन का मान लीजिए, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 680 है, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1080 है। और मैं पढ़ा चुका हूं किसी भी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। याद है ये लाइन लिखवाया था कंक्लूजन में, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सॉल्यूशन। सारे लोग मिलकर बताइए, सही बात कह रहा हूं? अनुष्का, इंसिया, जुवेरिया एंड शिप्रा, सबको याद है ना? द सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है प्योर सॉल्वेंट से। पहले क्लियर कीजिए। अच्छा बताइए, इस दोनों में कितने का डिफरेंस है? प्रेशर डिफरेंस कितना, वेपर प्रेशर डिफरेंस कितना है? 4। अगर हम अपोजिट साइड में एक्सटर्नल प्रेशर 4 atm लगा देंगे तो बताइए ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए ना, कोई बोल ही नहीं। अगर हम सॉल्यूशन साइड 4 atm लगा दिया तो बताइए सॉल्वेंट की मूवमेंट रुक जाएगी कि नहीं? अब आवाज नहीं आ रही। शिप्रा आप भी बताइए, अनुष्का, जुवेरिया, इंसिया, सब लोग बताइए। यस तो यही 4 atm क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर। अब लॉजिक समझिए, बुक क्यों लिखता है मिनिमम एक्सटर्नल? तो कितना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे? तो आप कहिए जब जितना दोनों का प्रेशर डिफरेंस हो। अब प्रेशर डिफरेंस तो हम आराम से मालूम कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, ऐसे ये पूछा जाएगा नहीं। What is the main principle of osmosis? The main principle of osmosis is pressure difference. इसलिए तीसरी definition भी होती है osmosis की, the movement of the solvent from higher vapor pressure to the lower vapor pressure through SPM. कंसंट्रेशन का सेम होना भी ऑस्मोसिस, जब तक कंसंट्रेशन सम हो जाएगा तो ये भी है, लेकिन आप ऐसा पॉइंट बोलिए जो दोनों को वैलिड करे। When solvent and solution are separated by SPM या both solution are separated by SPM। तो गौर से सुनिए, इससे आपको क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर की भी डेफिनेशन समझ में आएगी। खुद सोचिए, फिर से समझिए। तो यहाँ पर यही 4 atm जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब कोई कहेगा हम 4 atm से ज्यादा लगा देंगे तो फिर रिवर्स हो जाएगा। अब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मिलने, आरओ मशीन जो होती है, जो गंदे पानी को साफ करती है, जो हर घर में जो लगा रहता है, इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इफ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड इज हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। इसलिए प्रेशर डिफरेंस जितना होता है ना, उतना ही वो मशीन इस तरह का बनाया जाता है। तो इससे ज्यादा करेंगे तभी रिवर्स होगा, उसके बराबर करेंगे तभी सॉल्वेंट की मूवमेंट स्टॉप होगी। तो देख, ये बात सबको समझ में आई? द मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस इज प्रेशर डिफरेंस। आई ये बात समझ में? यस सर। बोलिए बोलिए, सब लोग मिल के बोलिए ना। लगता है किसी को ये इंसिया को समझ में नहीं आया लगता है। यस इंसिया, आगे। हाँ वेरी गुड। द मेन प्रिंसिपल प्रेशर डिफरेंस, कंसंट्रेशन डिफरेंस भी बोल सकते हैं, पूरी तरह मैं गलत नहीं कह रहा हूं। द मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस इज प्रेशर डिफरेंस। लिख लिया? यस सर। अब इसीलिए देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट वाइज लिखते जाइए। द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर exerted on solution side, क्यों? to prevent osmosis,
वही कहेगा कितना लगाएंगे, वही कहेगा दोनों का प्रेशर डिफरेंस। प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर यही कॉलिगेटिव पॉइंट। ऑस्मोसिस तो सिर्फ पढ़ाया गया है कि ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए। The minimum external pressure applied on solution side to prevent osmosis is called osmotic pressure. वो आपने पाई लिखा है? हाँ, पाई से डिनोट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं। ओके साइंटिस्ट, हेलो एवरीवन। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है? सच सच बताइए। ऑस्मोटिक प्रेशर सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम? लिख लिया? बताइए। अब सुनिए, अब ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा। प्रेशर डिफरेंस समझाकर मैंने आपको एक बात ये बताई है, अब सुनिए, सारे लोग सुनिएगा कि ये आपको मैंने यहाँ 10 ATM और 6 ATM लिया, तो बताइए सारे लोग, बताइए प्रेशर डिफरेंस कितना था? 4 ATM। 4 ATM। वेरी गुड। यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर भी 4 ATM है। अब सुनिएगा अच्छे से। अब हमने क्या किया, इस यही है, पूरी चीज सेम है, सॉल्यूशन सेम है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। तो बताइए जितना सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, वे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को बढ़ा दिया तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज ले। सॉल्वेंट तो एकदम फिक्स है, उसका 10 ATM का 10, मैं मान लिया 10 ATM का 10 ATM रहेगा। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को अगर हमने बढ़ा दिया, पहले 1 m रहा होगा, हमने 2 m कर दिया, तो वेपर प्रेशर और घटेगा, मान लिया घट के 4 ATM आ गया। अब बताइए कितना डिफरेंस होगा? अरे यार बोलो ना, आप कितना डिफरेंस है? 6। सब लोग मिलके बोलिए। ये बात मालूम हुआ ना, कंसंट्रेशन जितना बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर घटता है। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर 6 ATM। पता है ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है? जल्दी बोलो। सर बढ़ रहा है। तो तुम इससे एक रिलेशन नहीं निकालोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जितना सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी, उतना प्रेशर डिफरेंस होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। और से सुन लें आप अच्छे से, जितना सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा। इसलिए केमिस्ट्री कहता है, और से सुनिए, फॉर्मूला ड्राइव होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। डिड यू अंडरस्टैंड? पहला चीज सबको समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बता दो। सर ये वेपर प्रेशर वाला समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा है? हाँ बताइए, क्या नहीं आ रहा है? वो जो आपने बताया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर का, ये आप इसका आप क्यों नहीं पढ़ा? इतना वेपर प्रेशर में इतनी चीजें मैंने बता दी हैं। जितना अमाउंट आपने अभी भी पढ़ा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जितना सॉल्यूट डालेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर घटता नहीं है। सही है सर, ओके सर। फिर हाँ, ए अल्लाह, ये सब तो पढ़ाया जा चुका है। तो जितना सॉल्यूट डालेंगे तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जितना सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर घटेगा और घटेगा। अब दिमाग लगा लीजिए, अगर आपके पास 1 लीटर है, इसमें आपने क्या किया, 10 ग्राम NaCl डाला, वही 1 लीटर में अब 15 ग्राम, तो यहाँ देखिएगा वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। यहाँ वेपर प्रेशर इसके कंपैरिजन में यहाँ घट जाएगा वेपर प्रेशर। ये सब पढ़ चुके हैं। जितना सॉल्यूट डालिएगा उतना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटेगा। समझा कि नहीं? सबको मालूम है कि नहीं? जल्दी बताइए, किसी को अभी भी डाउट है इसमें? हेलो एवरीवन। शिप्रा झा, कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बताइए, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? हाँ, सेल्फ स्टडी पर डे करें। जितना सॉल्यूट डालेंगे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उतना वेपर प्रेशर कम होगा। जितना वेपर प्रेशर कम होगा, तो हमने मान लिया कि पहले 6 ATM था और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर घट के 4 ATM हो गया। लेकिन बताइए प्रेशर डिफरेंस तो बढ़ रहा है ना? बोलिए, प्रेशर डिफरेंस तो 6 हो गया। इससे क्या साबित हुआ कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है या नहीं? जल्दी बोलिए, हाँ या ना? यस सर। यस। तो पहले हाँ, तो यही फॉर्मूला है। दूसरा टेम्परेचर,
जहां पर भी वेपर प्रेशर की बातें होंगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होगा। 25 डिग्री सेल्सियस 30 और 40 पर लीजिएगा। इसलिए आपको अभी डेली लाइफ का एग्जांपल सिखाया जाएगा। क्यों डॉक्टर कहता है नमक कम खाने के लिए? क्योंकि नमक में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होते हैं, ब्लड का वेपर प्रेशर को बढ़ा देगा। आप पढ़िएगा भी, डेली लाइफ का एग्जांपल बताएगा कि वाई क्यों सॉल्टी फूड खाने से डॉक्टर मना करता है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हेलो एवरीवन। क्यों आप देखते हैं कि कभी किसी को गर्मी में टेम्परेचर चेंज होने से भी उसके ब्लड प्रेशर पर अफेक्ट पड़ता है। तो डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल। नमक NaCl है, जितना नमक खाएंगे उतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स ब्लड में जाएगा, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स ब्लड में जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब ब्लड के प्रेशर को बढ़ा देगा। कुछ तो बोलिए हाँ या ना, समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। यस यस इसीलिए पाई का फॉर्मूला हो गया CT, तो पाई इज इक्वल टू CRT। इसलिए कॉलिया C का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, RT। देयरफॉर पाई शोस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पाई डिपेंड्स अपॉन नंबर्स। अब जो मैंने कहा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाइए, आप NaCl डालिए, ग्लूकोज डालिए, कुछ भी डालिए, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, पाई भी बढ़ेगा। Pi does not depends upon osmotic pressure, does not depends upon nature of the solute, it depends upon only numbers। जितना नंबर खाइए ब्लड प्रेशर को बढ़ाइए, चाहे नमक खाइए या और कुछ खाते रहिए। अरे बोलिए ना हाँ या ना। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नो सर। हाँ, और इसको फार्मूला या अगर कभी याद ना हो पाए तो आप 11th का याद रखिए, PV इज कंट्रोल, दोनों फार्मूला सेम है, N/V RT। देखिए P की जगह ऑस्मोटिक प्रेशर, N मोल्स, B देखिए वही है, इसलिए यहाँ पर R की वैल्यू वही लेते हैं 0. यहाँ पर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का बिहेवियर जो है वो गैस पार्टिकल्स के सेम है, तो R की वैल्यू हमेशा इतना ही लेंगे जब तक कि क्वेश्चन में कुछ लिख ना दे, लेकिन हम हमेशा न्यूमेरिकल में यही इस्तेमाल करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना जल्दी बता दीजिए आप। यस सर। कुछ बोल ही नहीं रहे हैं आप लोग, हाँ में हाँ मिलाइए ना। यस हाँ वेरी गुड। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला हुआ, और फार्मूला ने ये साबित किया कि भाई ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, इसीलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। चलिए क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। अब देखिए, तो ये जो आपके पास पाई इज इक्वल टू CRT है, ये कब होगा? फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और एबनॉर्मल के लिए क्या हो जाएगा? ICRT। यस, फॉर इलेक्ट्रोलाइट। आई अब चौथी दफा आपकी प्रैक्टिस होगी। आई का खुद न्यूमेरिकल क्या? रिलेटिव लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए फिर भी आई आपको निकालने ना आए तो ये अफसोसनाक बात होगी, सुन लो सारे लोग। इसलिए आई सबको आना चाहिए। देखिए हर न्यूमेरिकल में 1/3 फैक्टर। आप लोग का 12th तो कैंसिल ना होगा अगले नेक्स्ट ईयर? हमारा थोड़ी ना कैंसिल होगा। नहीं कुछ भी हो सकता है, मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है भाई। नहीं सर, नेक्स्ट ईयर तक तो सब कुछ काम डाउन हो जाएगा। पक्का? तो एकदम पक्का हो जाएगा, ऑफलाइन भी हो जाएगा एकदम पक्का, सब ठीक हो यस जाएगा। सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हारे मुंह में यार बरकत दे। तो ऑनलाइन में इतना सख्त खिलाफ होना, मैं क्या बताऊं। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताएं। यस सर। बहुत बेहतर, आगे बढ़े हैं सारे लोग। बताइए इंसिया, जुवेरिया, Yes, sir. यस सर। शिप्रा झा, सब लोग बताइए। अब आइए सारे लोग सुने आप, अब अच्छी अच्छी बातों की तरफ आए। शिप्रा झा आपको नहीं समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए। आया यहाँ तक? सर आ रहा है। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। आप सुनिए, नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? जल्दी बोलिए, कौन सा सॉल्यूशन? आइसोटोनिक। if two solution having, आइसो का मतलब होता है सेम, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर,
इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सबको समझ में आया? इसका डेली लाइफ का भी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। इज कॉल्ड आइसोटोनिक। कुछ तो बोलिए, हेलो एवरीवन, कुछ तो बोलिए, हाँ में हाथ यस सर। मिलाइए। यस सर। हाँ वेरी गुड, Yes. बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। ऐसे हाँ में हाँ मिलाएं आप, सबको समझ में आना चाहिए। तो आइसोटोनिक, आइसो का मतलब हमेशा सेम होता है, ये तो आप सारे लोग जानते हैं। और आपको बताया गया कि भाई आइसोटोनिक का मतलब ये हो गया कि टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोटोनिक। का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं कि एक 25 पर ले लिया, एक 30 पर ले लिया। इसलिए सारे लोग हाँ या ना? यस सर। इससे फार्मूला ड्राइव होगा। देखिए आपको न्यूमेरिकल देगा कि 3% ऑफ द ग्लूकोज इज आइसोटोनिक विद 4% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अननोन सॉल्यूट, फाइंड द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। इस तरह की लैंग्वेज आएगी तो न्यूमेरिकल भी आएगा इस पर। तो देखिए आइसोटोनिक के लिए क्या है, सारे लोग सुने। तो फॉर आइसोटोनिक के लिए दिमाग लगाएं, फॉर आइसोटोनिक के लिए π1 इज इक्वल टू π2 लिख सकते हैं हाँ या ना? सारे लोग बताएं हाँ ना? तो देखिए Yes, इसको sir. हाँ, इसको लिख सकते हैं N1/V1 RT1 is equal to N2/V2 RT2, क्योंकि कहा गया एट अ गिवन टेम्परेचर RT1 कैंसिल। तो आपके पास फार्मूला हो गया, देखिए N1/V1, देखिए दोनों की कंसंट्रेशन सेम, तो इसको लिख सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। N1V1 गिवन मास बाय, आपको क्या करेगा इस न्यूमेरिकल में, एक का मोलर मास मालूम रहेगा, एक अननोन सॉल्यूट दे देगा, उस सॉल्यूट का नाम ही नहीं देगा, कहेगा मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट निकालें अगर दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है तो झट से ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना? जल्दी बता दीजिए। Yes, sir. हाँ लिखिए, दिस इज कॉल्ड आइसोटोनिक। हाँ वेरी गुड, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। डन सर। बहुत बेहतर, सब लोग लिख लिया तो बताइए सारे लोग, एवरीवन। Yes, sir. sir. अच्छा Yes, एक sir. हाँ एक बात गौर से सुनिए। अब ये थोड़ा सा, ये तो आपको बोर्ड कंपटीशन दोनों में पूछेगा, लेकिन कंपटीशन का कोई ठीक नहीं रहता नीट का। वो क्या करता है आइसोटोनिक में, ये जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं ना π1 इज इक्वल टू π2, ये तभी इस्तेमाल होगा इफ बोथ, सतर्क रहना, बोथ सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो बुक लिखता है ना उसमें ये बात छिपी हुई है। अगर इफ वन सॉल्यूट, मतलब आप NaCl है, अब ये मैं पढ़ाऊंगा, हमारा जो फ्लूइड्स हमारे ब्लड के अंदर होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन क्या होता है 0.9% W/V NaCl सॉल्यूशन। इसलिए कोई भी इंजेक्शन या ग्लूकोज सॉल्यूशन जो चढ़ाया दिया जाता है पेशेंट को, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे ब्लड के अंदर जो फ्लूइड्स है, हमारे के मतलब सबके ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो सेम होना चाहिए। इससे ज्यादा या कम होगा तो सेल जो होता है ना, या तो वो स्वेल कर सकता है या श्रिंक कर सकता है। दिस इज 0.9%। ये डाटा याद रखना है, एनसीईआरटी का डाटा तो याद रखना है। तो हो सकता है आपको कि अगर वन सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट दे दे और कहे कि दोनों सॉल्यूशन क्या है, क्या कहते हैं आइसोटोनिक है, तो देखो कैसे करोगे, π1 I/2, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके अंदर I से मल्टीप्लाई कर देना। कुछ तो बोलिए हाँ या ना? हेलो एवरीवन। ऐसा भी हो सकता है, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है? समझ आ गया सर, समझ आ गया। कि बोथ सॉल्यूट आर इलेक्ट्रोलाइट, लगता है एक ही स्टूडेंट को समझ में आ रहा है क्या? बोलिए, बोथ सॉल्यूट आर इलेक्ट्रोलाइट, क्या लिखना, I1 π1 I2 π2, दोनों के साथ 1/2 फैक्टर लगा दीजिए फॉर आइसोटोनिक के लिए। अगर यहाँ भी कह रहा है आइसोटोनिक, और ये वाला तो आपने पढ़ ही लिया। ये जो हम लोग फार्मूला याद करते हैं, या ये जो हम लोगों ने याद किया, ये बोथ सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर एक इलेक्ट्रोलाइट हो जिसमें इलेक्ट्रोलाइट हो, मैं न्यूमेरिकल से साबित करूं, लेकिन आपके माइंड में तीनों केसेस रहनी चाहिए। अगर सिर्फ आइसोटोनिक में आपने π1 इज इक्वल टू π2 हो गए तो बोर्ड लेवल क्वेश्चन हो जाएंगे, और लेकिन नीट में अगर अच्छा क्वेश्चन दे देगा तो आप फंस जाएंगे। तो ये माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि आइसोटोनिक का मतलब तो होता है कि दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होना चाहिए। यहाँ पर भी वही है कि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा, यहाँ पर भी वही है आइसोटोनिक सॉल्यूशन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा, लेकिन अगर दोनों इलेक्ट्रोलाइट है तो दोनों का I1 लेगा और 1/2 फैक्टर। चलिए लिख लीजिए सारे, पिछला स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने? डन। एवरीवन डन? Yes, sir. अब देखिए नीचे नोट लिखिए,
पहला पॉइंट। द ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड, मेरे साथ साथ लिखिए प्लीज, विथ द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड, ब्लड सेल, आरबीसी भी बोल सकते हैं, इज इक्विवेलेंट टू that of 0.9% W by V, mass by volume, NaCl solution। इसी को कहते हैं नॉर्मल saline solution। It means both are isotonic to each other, both are isotonic solution। सबको समझ में ये डाटा याद रहेगा? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Due to which it is safe to inject इंट्रावेनसली। से कोई भी फ्लूइड को हमारे बॉडी के अंदर जो इंजेक्ट किया जाता है, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा ब्लड का सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% W/V का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्लियर है? वरना आपका तो जैसे सेलिन हो गया ना, दोस्तों बोले क्या बोला? जैसे सेलिन इंजेक्ट कर देते हैं आपको। हाँ वही जो मैंने कहा, जो भी हम लोग के मेडिकल में ट्रीटमेंट में जो होता है ना, उसमें इसलिए होता है। समझ गए ना साइंटिस्ट? Yes, sir. हाँ, नहीं होगा तो फिर Yes, गड़बड़ हो sir. जाएगा। हाँ, मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कहा गया। तो ये डाटा याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है, जो चीज़ हम लोग हल्के में लेते हैं वही चीज़ पूछ देता है, तो फिर परेशानी होगी आपको। नॉर्मल सलांस उससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आइए, लिख लिया आप लोगों ने? ये सारा कुछ लिख लिया? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब लिखिएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होगा दूसरे सॉल्यूशन के हाँ बताइए। ये जो भी हमने लिखा है इक्विवेलेंट प्रेशर होता है दोनों में, और जो सलाइन सॉल्यूशन है और हमारी बॉडी का फ्लूइड, तो फिर इसका एक बार रीजन दोबारा बता दीजिए। का रीजन बता दीजिए। तो ये सही है ना, तभी तो ब्लड सेल का, देखिए जो फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और ये जो डाटा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होगा तो भाई मैं वही केस अभी लिखाने जा रहा हूँ। अगर बराबर नहीं होगा तो हमारा सेल अगर हाइपो और हाइपर हो गया, अगर ब्लड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया या आपने 0.9% से ज्यादा या कम ले लिया, तो सेल या तो स्वेल करेगा या श्रिंक करेगा। सुना, बर्स्ट कर सकता है, आदमी मर सकता है। सुना सारे लोग? तो जो भी आपको हमारे बॉडी में जो भी मेडिसिन या फ्लूइड्स इंजेक्ट की जाती हैं वो उसमें 0.9% उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे ब्लड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। ओके, अगर आइसोटोनिक नहीं रहेगा तो क्या होगा वो मैं आप बताने जा रहा हूँ। समझ में बात आ रही? आइसोटोनिक ही होना चाहिए। मैंने तो लिख दिया ड्यू टू व्हिच इट इज सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावेनस, इसी आइसोटोनिक की वजह से। आया इंसिया समझ में? हाँ या ना? यस सर। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वही मैं आपको समझाना रहा हूँ। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन which have कंसंट्रेशन जो है वो लेस देन, अगर कोई कहे कि हम इससे कम वाला ले लिया तो क्या होगा? तो वही है, तो मैं उसको लिख देता हूँ कि व्हेन सेल इज प्लेस्ड, अगर आपने इस तरह इससे कम कंसंट्रेशन वाला इंजेक्ट कर दिया इन सच सॉल्यूशन, तो बताइए
वाटर कहाँ से फ्लो करेगा? वाटर विल फ्लो from the cell to the solution. फ्लो, वाटर विल फ्लो, बताइए इनसाइड द सेल जाएगा कि नहीं? ये इसका कंसंट्रेशन कम हो गया, तो जब कंसंट्रेशन कम हो गया तो सॉल्वेंट कहाँ हो जाएगा? नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन से सेल के अंदर जाएगा कि नहीं? विल फ्लो इनसाइड द, कोई बोल ही नहीं रहा है, इनसाइड द सेल, एंड सेल स्वेल अप हो जाएगा, एंड सेल वुड स्वेल अप। मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ, सुनिए अच्छे से। मान लीजिए यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो 0.9% से कम है। इंसिया समझ रही हैं? तो जहाँ कंसंट्रेशन कम हो गया तो आप देखिए ये आपके पास है, ये आपका सेल है, सही होगा, स्वेल कर जाएगा। अब क्या होगा? वाटर जो है लेस कंसंट्रेटेड से सेल के अंदर जाएगा, तो वही लिखा गया कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भाई पूछ देगा 0.9% से अगर कंसंट्रेशन कम लें तो क्या होगा? तो सेल स्वेल हो जाएगा। वाटर विल मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू सेल, वही लिखा गया इनसाइड द सेल। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताएं। Yes, sir. मैं वही लिख देता हूँ, वाटर जा रहा है सेल के अंदर, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, लेस। अगर एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से कम होगा तो भाई देखिए क्या हो जाएगा। बताइए इन सबको समझ में आया? अनुष्का, शिप्रा झा एंड Yes, आपना, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. वेरी sir. गुड। Yes, sir. अच्छा, इसमें जो है मैं इसको बता देता हूँ, कहाँ गया? इसमें आकर डायग्राम बना, इसमें क्या होगा देखो, मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। मान लीजिए ये सेल है, तो आपको कंपेरिजन करने में आसानी, ये सेल है बस, इसमें कुछ नहीं होता, वाटर जा रहा है, वाटर आ रहा है, तो बताइए क्या स्वेल करेगा? जब सेम ऑस्मोटिक जा रहा है तो वाटर आ रहा है, वाटर जा रहा है, क्या स्वेल करेगा और ना श्रिंक करेगा? डिड यू अंडरस्टैंड? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है दोनों के अंदर का ना। अब वही कह दिया गया आइसोटोनिक, अगर बनाना चाहें तो बनाना, वाटर जा रहा है, आ रहा है, हाँ sir. ये आइसोटोनिक हुआ। तो इंसिया आप ही की वजह से समझा रहा हूँ मैं, लिख लिया Yes, सारे sir. लोग? हाँ, आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में यही होगा, ये सब ऑब्जेक्टिव आता है, लिख देगा कंसंट्रेशन लेस देन है तो क्या फर्क पड़ेगा। Done, sir. अब बताइए, खुद सोचिए, आप एक केस क्या बचा आपका? हाइपरटोनिक। बोलिए ना, अगर आप ज्यादा ले लिया तो क्या होगा, वही पूछ रहा है। अब देखिए हाइपरटोनिक का मतलब क्या हो गया? हाइपरटोनिक का मतलब, पहले हाइपरटोनिक जहीं पर बोला जाए तो कि ये हायर ऑस्मोटिक प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशन, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी अगर मैं ये कहूँ, और से सुनिए, पाई1 ग्रेटर देन पाई2 है, तो ये जो पाई1 होगा वो हाइपर हो जाएगा, और ये जो पाई2 इसके क्रम में है तो ये हाइपो हो जाएगा। हाँ या ना, जल्दी बोलिए। अरे यार कुछ तो Yes, sir. यही मतलब है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होता है ये। अब मैं वही नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में लिखा देता हूँ। इसमें क्या होगा कि सॉल्यूशन लिखना शुरू करो मेरे साथ साथ, सॉल्यूशन विच हैव कंसंट्रेशन मोर देन, कोई कहेगा हम इससे ज्यादा ले लें तो क्या होगा? W/V NaCl सॉल्यूशन, इसमें श्रिंक कर जाएगा, सेल में से जाएगा, वाटर मूव करेगा, समझा कि नहीं? एंड सेल is placed in such solution, क्या हो जाएगा? वाटर विल फ्लो आउट ऑफ सेल, सेल से वाटर जाएगा, एंड सेल वुड श्रिंक। सही कह रहा हूँ? Yes, sir. दोनों खतरनाक चीजें हैं, दोनों खतरनाक चीजें, इसीलिए जो भी
मेडिसिन या लिक्विड कुछ भी हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है तो उस लिक्विड का ऑस्मोटिक प्रेशर्स और ब्लड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए आप। यस सर। यस सर। इसको आप बनाने के लिए बना सकते हैं, छोटा सा एकदम इसको पतला बना दें, बस छोटा हो गया। आप लिखना चाहें तो ये 4 है सॉल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 0.9% W/VNC, बस इसमें से वाटर जा रहा है। ये तो चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास मुलाकात, नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट Thank you, क्लास sir. ऑलमोस्ट दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर Thank थैंक यू।